ताजमहल नाम सुनते ही प्यार की एक खूबसूरत तस्वीर आंखों के सामने आती है ना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसकी संगमरमरी दीवारों के पीछे एक एक बहुत ही डरावना राज छिपा हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, जो ओरिजिनल कहानी है उसके लेखक खुद कहते हैं कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है। मतलब हम हकीकत और कहानी के बीच की एक बहुत ही धुंधली सी लाइन पे चलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां एंटरटेनमेंट और डर दोनों साथ साथ चलते हैं। तो कहानी का हीरो है अभय। पेशे से एक राइटर है जो आप कह सकते हैं एक राइटर्स ब्लॉक से गुजर रहा है। उसे एक नई कहानी की तलाश है और इसी उम्मीद में वो फैसला करता है कि चलो अपने दोस्त केशव से मिलने आगरा चला जाए। अभय को लगता है कि यार शायद जगह बदलने से कुछ बात बन जाए, कोई नया आइडिया, कोई नई चिंगारी मिल जाए। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि जो कहानी उसे मिलने वाली है वो उसकी सोच से, उसकी कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा असली और डरावनी होने वाली है। तो अभय आगरा पहुंच जाता है और वहां उसे पता चलता है कि अगली ही रात तो पूर्णिमा है। और बस यहीं से उसके दिमाग में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल का आइडिया आता है। एक ऐसा आइडिया जो बहुत जल्द एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। आइडिया था पूर्णिमा की रात में ताजमहल देखना। पर प्लान सुनने में जितना अच्छा था, उसे पूरा करना उतना आसान नहीं था। एक बहुत बड़ी रुकावट थी और यहीं से कहानी में टेंशन बढ़ना शुरू होता है। एक छोटी सी ख्वाहिश अब एक बहुत बड़े रिस्क में बदलने वाली थी। तो होता यह है कि उनका जो सपना था और जो हकीकत थी, उसके बीच एक दीवार थी। रात में ताजमहल देखने के लिए ना बहुत लिमिटेड टिकट्स होती हैं और वो उन्हें मिल नहीं पाती। अब अभय तो निराश हो जाता है, पर तभी केशव एक जुगाड़ बताता है, एक सीक्रेट रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो ऑफिशियल नहीं है। और बस यही एक फैसला उनकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो रात के करीब 11 बजे के बाद सारे नियम तोड़कर वो दोनों उस अंधेरे में डूबे हुए ताजमहल के अंदर घुस जाते हैं। सोचिए, वो ताजमहल जो दिन में लोगों से खचाखच भरा रहता है, वो अब एकदम वीरान और खामोश है। और उस खामोशी में, हवा में एक अजीब सा डर तैर रहा है। और अंदर पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि ये वो ताजमहल नहीं है जिसे वो जानते हैं। दिन में ये जगह जितनी खूबसूरत है ना, रात में उतनी उतनी वीरान और डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इसकी खामोशी अपने अंदर न जाने कितने ही गहरे राज दबाए बैठी है। अब माहौल में धीरे धीरे डर घुलने लगता है। चारों तरफ घना अंधेरा और उस सन्नाटे में सिर्फ उनके जूतों की टप-टप की आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक उनकी टॉर्च टिमटिमाने लगती है और तभी एक बड़ा सा चमगादड़ उनके सिर के ऊपर से उड़ता हुआ निकल जाता है। ये तो बस आने वाले खौफ की एक छोटी सी झलक थी। और फिर कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो घना अंधेरा अचानक एक तेज रोशनी से फट जाता है। जब उनकी आंखें उस रोशनी से एडजस्ट होती हैं, तो वो देखते हैं कि वो वहां अकेले नहीं हैं। उनके ठीक सामने एक पूरा का पूरा शाही दरबार सजा हुआ है, जैसे इतिहास के पन्ने फाड़कर कोई सीन उनके सामने आ गया हो। और इस पूरे सीन के बीच में खड़े हैं 22 कारीगर, राजा के सामने रहम की भीख मांग रहे हैं। और तभी एक खौफनाक हुक्म सुनाया जाता है, इन सब के हाथ काट दो। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक एक करके 21 कारीगरों के हाथ काट दिए जाते हैं। प्यार की वो खूबसूरत निशानी, ताजमहल, अचानक दर्द और चीखों के एक भयानक मंजर में बदल जाता है। उन कारीगरों की दर्दनाक चीखें उस खामोश हॉल में गूंज रही थीं और अभय और केशव वो बस मजबूर थे इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखने के लिए। पर यह सिर्फ एक विजन नहीं था, कोई सपना नहीं था। अब डर की सारी हदें टूटने वाली थीं। जो कुछ भी वो देख रहे थे, वो अब उनकी असलियत, उनकी अपनी जिंदगी पर असर डालने वाला था। जैसे ही सिपाही उस आखिरी बचे हुए कारीगर की तरफ बढ़ते हैं, वो उन्हें धक्का देकर वहां से भाग निकलता है। वो सीधा मेन गेट से होते हुए पास की यमुना नदी की तरफ भागता है और सीधा पानी में छलांग लगा देता है। और जैसे ही वो पानी में कूदता है, पूरा का पूरा दरबार, सिपाही, सब कुछ हवा में गायब हो जाता है। अभय को जैसे ही होश आता है, वो केशव को आवाज लगाता है, पर केशव कोई जवाब नहीं देता। वो बस एकटक नदी को घूरे जा रहा है, जैसे कोई मूर्ति हो। जब अभय उसे जोर से हिलाता है, तो केशव पलटता है
और उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल थीं। वो अब केशव नहीं था। इससे पहले कि अभय कुछ भी समझ पाता, केशव, जिस पर अब किसी और का कब्जा था, उसे जोर से धक्का देके नदी में कूद जाता है। अभय उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन केशव उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ उस ठंडे काले पानी के अंदर खींच लेता है। जब अभय की आंखें खुलती हैं तो वो एक चौकीदार के केबिन में होता है। केशव भी उसके पास ही लेटा है। दोनों सुरक्षित लगते हैं। एक पल के लिए उसे राहत मिलती है, पर यह राहत बहुत छोटी थी, क्योंकि कहानी का सबसे डरावना मोड़ तो अभी बाकी था। तभी केबिन में एक चौकीदार आता है। वो पहले तो उन्हें अंदर आने के लिए डांटता है, लेकिन फिर कहता है कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है जो उस भूत से बच गए। और फिर वो बताता है कि एक बार ठीक ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था। चौकीदार अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि कैसे वो भी एक रात गलती से उस जगह चला गया था, कैसे उस कारीगर का भूत ठीक उसके सामने आ गया था और कैसे वो भूत उसे खींचकर नदी की तरफ ले गया, बिल्कुल वैसे ही जैसा अभय और केशव के साथ हुआ था। और फिर वो अपनी कहानी के वो 3 आखिरी दिल दहला देने वाले शब्द कहता है, और मैं डूब गया। जिस चौकीदार ने उन्हें बचाया था, वो खुद उसी भूत का शिकार था। वो भी एक भूत था। और जैसे ही अभय को ये बात समझ आती है, चौकीदार का चेहरा बदलने लगता है। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है, आंखें बाहर को निकल आती हैं और वो एक बहुत ही खौफनाक हंसी हंसने लगता है। और अगले ही पल वो उन दोनों को पैरों से पकड़कर वापस उसी यमुना नदी में फेंक देता है। अगले दिन अखबारों में एक खबर आती है, 2 नौजवानों की रहस्यमयी मौत। जाहिर है, सरकारी रिपोर्ट में कभी भी उस रात की असली कहानी नहीं बताई जाएगी। ये बस एक ठंडी, बेजान सी खबर थी जिसने उस रात हुए भयानक मंजर पर पर्दा डाल दिया। और ये कहानी हमें एक आखिरी, परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज भी उन कारीगरों की तड़पती हुई आत्माएं यमुना के किनारे भटकती हैं? ये एक ऐसी कहानी है जो प्यार की उस खूबसूरत निशानी पर हमेशा के लिए एक डरावनी परछाई डालती है।